हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए विद्युत मोटर से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो विद्युत मोटर से संबंधित आपके अंदर कोई भी डाउट होगा, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आइए बात करते हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर को समझने से पहले हम इसका एनिमेशन वीडियो से इसको समझते हैं। आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है मोटर, इसमें जो रोटर घूम रहा है, वो आर्मेचर है। उसके साथ-साथ वलय जो विभक्त वलय 2 लगे हुए हैं, वो भी उसके साथ-साथ घूम रहे हैं और साइड में ब्रुश लगे हुए हैं जो स्थिर हैं और उसके साथ एक बैटरी से उसे विद्युत धारा दी जा रही है। आइए इसकी चर्चा हम डिटेल से करते हैं। तो विद्युत मोटर के बारे में आपको क्या-क्या पढ़ना है वो जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत मोटर किसे कहते हैं, फिर इसके साथ-साथ हम दूसरा देखेंगे इसकी संरचना क्या है। तीसरे नंबर पे हम इसकी कार्यविधि देखेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ विद्युत मोटर के उपयोग हैं। ठीक, 4 डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं विद्युत मोटर से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडिंग की। देखिए, अगर आपसे पहला क्वेश्चन कोई बन जाए, विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर किसे कहते हैं? तो आपका जो आंसर होने वाला है, वो क्या होने वाला है? विद्युत मोटर किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या देंगे आप? विद्युत मोटर वह युक्ति है, विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कौन है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है, ये था पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसके सिद्धांत लिखिए। यानी इसके हम सिद्धांत की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो होता क्या है कि जब किसी कुंडली को जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे घुमाया जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। हमने क्या कहा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा दिया जाता है, तो वो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसके कारण वो घूमने लगता है और उस बल युग्म की दिशा क्या होनी चाहिए, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसका सिद्धांत एक किस सिद्धांत पे काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अच्छा, इसको हम लोग आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं हम संरचना की। आइए दोस्त, संरचना के बारे में देखते हैं इसका। अच्छा, विद्युत मोटर की संरचना कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देती है। यहाँ पर दो चुंबक लिए गए हैं, स्थायी चुंबक नॉर्थ और साउथ। यानी कि ये आपको जो दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र चुंबक बोल सकते हैं, क्षेत्र चुंबक। नॉर्थ और साउथ दो यहाँ पर स्थायी चुंबक है, ठीक है। स्थायी चुंबक के इसके बाद जो आयताकार पट्टी दिखाई दे रही है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा, ये आयताकार जो पट्टी दिखाई दे रही है, इसका नाम है आर्मेचर। क्या नाम है? आर्मेचर। इसको कुंडली भी बोल सकते हैं आप, इसको कुंडली भी बोल सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वलय, एक वलय इधर है, इधर भी है, ठीक। ये वलय, इसको हम लोग विभक्त वलय बोलेंगे, विभक्त वलय। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये कुंजी है और इसमें से धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पर B1 और B2 दो ब्रुश लगे हुए हैं। ये B1 है और ये क्या है? B2। और ये विभक्त वलय है। विभक्त वलय को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, इसको P से दर्शा देते हैं और इसको दर्शा देते हैं Q से, ठीक है। तो ये पॉइंट थे। अब संरचना में इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। नंबर 1 भाग की बात करें तो क्षेत्र चुंबक होता है, क्षेत्र चुंबक। अच्छा, क्षेत्र चुंबक क्या करता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है।
नॉर्थ और साउथ। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। यानी कि ये चुंबक का क्या कार्य है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और चुंबकीय क्षेत्र क्या उपयोगी होगा आगे हम लोग देखेंगे। तो क्षेत्र चुंबक का क्या कार्य है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो ये आता है आर्मेचर, लेते हैं दूसरा, लेते हैं आर्मेचर। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होती है, उस पर कापर यानी तांबा की जो है तार चढ़ाई गई रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। उसी में से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है। तो आर्मेचर कापर की तार लपेटकर बनाई जाती है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे आता है विभक्त वलय। विभक्त वलय, विभक्त वलय, ठीक है। ये परिवर्तक का काम करता है। विभक्त वलय का क्या कार्य है, परिवर्तक का काम। परिवर्तक का मतलब धारा के मान में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। यानी जो बल काम कर रहा था वो अलग दिशा में काम करेगा, यानी धारा के मान में परिवर्तन करेगा, विभक्त वलय। इसके साथ साथ विभक्त वलय के साथ लगे होते हैं दो ब्रूस। कार्बन की ब्रूस होती है, यहाँ पर B1 और B2 दो ब्रूस हैं। ब्रूस का कार्य है कि ये स्लिप मतलब ये तार से जुड़ी होती है, और ये जो विभक्त वलय इससे टच करते हुए ये बस टच करती है, घूमती नहीं है। देखो ये जो आयताकार पट्टी दिख रही है इसके साथ ये लगी होती है, आयताकार पट्टी है ये तार, ये इसके साथ लगी होती है, विभक्त वलय रिंग के साथ जुड़ी होती है। ये जब ये घूमती है तो इसके साथ साथ रिंग भी घूमती है, लेकिन ये जो ब्रूस है ये ब्रूस नहीं घूमते, वो स्थायी रहते हैं। अच्छा, स्थायी इसलिए रहते हैं कि अगर इसके साथ ये भी घूमने लगेगा तो ये जो तार है उसमें ऐंठन हो जाएगा, और ऐंठन के कारण ये टूट सकता है। इसलिए वो इसको स्थायी बनाया जाता है, बस केवल स्पर्श करता है। मान लीजिए ये वाला रिंग है तो इसमें ये ब्रूस है, तो ये घूमती रहेगी और ये केवल स्पर्श करेगा। ओके, तो ये पॉइंट थे। संरचना में आप 4 पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वाला, ब्रूस, और उनके बारे में लिखेंगे इनके क्या कार्य हैं। आइए हम आपके लिए कुछ बनाए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके उसके बारे में। तो ये रहा विद्युत मोटर के आर्मेचर के, बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक ना। इसमें करना क्या है कि ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर क्या करेगा, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ये घूमने लगेगा। चलिए इस आयताकार कुंडली का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम है ए, और ऊपर क्या है बी, और उधर क्या है सी, और नीचे क्या है डी। ठीक है, इसके साथ साथ अब जब ई मान लीजिए कुंडली इस प्रकार है तो इस तरह से घूम जाएगी, यानी जो ये वाला सिरा सी है उसको हम इसी जगह इंगित कर देते हैं, और इसके साथ साथ इधर जो आपको बी दिख रहा है उसको हम यहाँ ही रख देते हैं समझाने के लिए। और इसके साथ साथ ये जो सिरा ए है ये यहाँ पर है, और इसके साथ साथ इधर डी सिरा है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसमें क्या करेगा, फिलहाल तो इस स्थिति में जब ये घूमेगा यानी घूमकर ऐसे होगा, या फिर ये घूमकर ऐसे होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका अगला सिरा आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा सी डी सिरा आ जाएगा, ठीक ना। पहले इधर था, फिर ये अर्ध चक्र हो गया, फिर ये पूर्ण चक्र हो गया, ठीक है ना। तो पहले ये अपनी पूर्व स्थिति में था, ये क्या करेगा घूम जाएगा, ठीक। फिर ये घूम जाएगा तो 360 डिग्री घुमा। पहले यहाँ पर था अपनी सामान्य स्थिति में 0 डिग्री पर, फिर ये ऐसे घूम जाएगा 180 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, ठीक है ना। आइए हम लोग इसके कार्यविधि को आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी कार्यविधि को हम लोग समझते हैं। कार्यविधि का मतलब ये कैसे कार्य करता है। देखिए एक नज़र हम समझा देते हैं। इसमें होता क्या है, दो चुंबक होते हैं स्थायी, उनके बीच में कुंडली को रखा जाता है। कुंडली को रख कर ब्रूस यानी ब्रूस लगा दिया जाता है, ताकि ब्रूस से तार ये रहे और ये इसको वलय को स्पर्श करे और ये तार लिपट कर टूट न जाए। अच्छा, बैटरी के माध्यम से जब हम इसे धारा देते हैं तो धारा देते ही उस पर बल युग्म कार्य करने लगते हैं। बल युग्म करने के कारण बल युग्म क्या करता है कि उस कुंडली को घुमा देता है, और जैसे ही कुंडली घूमने लगती है ये विद्युत मोटर का हम लोग यूज कर लेते हैं पंखे को चलाने में या अन्य उपकरण को चलाने में। यानी कि इस बैटरी से जैसे ही धारा यहाँ से प्रवाहित होगी इस कुंडली पर, इस पर और इस पर दोनों पर क्या काम करेंगे, बल काम करेंगे, जिसके कारण ये कुंडली घूमने लगेगी। यानी कि ये अपने अक्ष, ये अक्ष बना देते हैं,
अक्ष के परितः क्या होगी, ये घूमने लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, इसकी कार्यविधि को। कार्यविधि को समझने के लिए पहले हम अर्धचक्र की बात करेंगे। अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र। अच्छा, प्रथम अर्धचक्र में होता क्या है वो देखते हैं। प्रथम अर्धचक्र में आप देख रहे हैं भुजा, आर्मेचर में देखते हैं ए बी और आई क्या है, सी डी। भुजा ए बी में धारा क्या होगी, इधर होगी ऊपर की तरफ, और सी डी में क्या होगी, नीचे की तरफ। दिख रहा है, यानी अगर हम बनाना चाहें तो ये एन होगा, ये यस होगा, ये कुंडली होगी, ठीक। और इसमें ये भुजा ए होगा, बी होगा, सी होगा और क्या होगा, डी होगा। धारा इधर किधर होगी, ऊपर की तरफ, और किधर होगी, नीचे की तरफ। ठीक है ना, प्रथम अर्धचक्र की स्थिति में। तो हाई जो ए बी है इस पर बल किधर लगेगा, हाई सी डी है इस पर बल किधर लगेगा, इसको हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार देखते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें, मतलब 90 डिग्री पर रखें, तो ये जो तर्जनी है बी को बताएगी, मध्यमा धारा को बताएगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यानी कहने का मतलब इसमें बी आपको खोजना है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ, यानी ये नॉर्थ है, साउथ है। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा आपकी ये हो जाएगी। बी की दिशा इधर है और धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर। यानी ए बी भुजा की हम बात करें, ए बी भुजा पर, ए बी भुजा पर बल किधर काम करेगा, बल। तो ये बी की दिशा हो गई और धारा कहाँ है, ऊपर की दिशा। लगने वाला बल क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार बी, इसको बी की तरफ रखिए। धारा, धारा का ऊपर रखिए। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस पर लगने वाला बल कहाँ है, एफ, अंदर की ओर है। कहाँ है बल, अंदर की ओर है। समझ गए। चलिए अब सी डी पर देखते हैं। तो सी डी पर, सी डी भुजा पर लगने वाला बल देखते हैं। तो सी डी भुजा पर लगने वाला बल क्या होगा, धारा कहाँ है, नीचे की तरफ। धारा नीचे की तरफ है और बी किधर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, नॉर्थ से साउथ, यानी इधर की तरफ है। तो इस पर लगने वाला, इस भुजा पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार इसको बी पर रखना है, इसको धारा पे रखना है। धारा नीचे की तरफ है, लगने वाला बल कहाँ है, बाहर की तरफ। एफ है बाहर की तरफ। ठीक। अब ये बी सी और ए डी, यानी ये तो बी के समांतर है, समांतर कहिए चाहे प्रति समांतर, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। यानी भुजा जो होगी, भुजा बी सी या ए डी, इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, जीरो। क्योंकि बी और जो भुजा है बी सी, मतलब धारा की दिशा अगर माने इधर है और धारा की दिशा इधर माने, तो यहाँ बी की दिशा इधर है और इधर है धारा की दिशा है, तो थीटा का मान कितना हो गया, जीरो। बी की दिशा इधर थी और धारा की दिशा इधर जाए, धारा की दिशा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। और साइन 180 या जीरो का मान कितना होता है, जीरो। आप चूंकि जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ की बात कर रहे थे तो 90 डिग्री था बी और आई के बीच, बी और आई के बीच कितना था, 90 डिग्री। और जब यहाँ 90 डिग्री थीटा का मान रखेंगे तो आई बी एल मैक्सिमम बल लगेगा। लेकिन वहीं 0 डिग्री और 180 डिग्री पर होगा जब, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, दो बल काम कर रहे हैं। भुजा ए बी पर जो लगने वाला बल है वो कहाँ की तरफ है, अंदर है। और भुजा जो सी डी उस पर लगने वाला बल कहाँ है, बाहर है। ठीक, आइए हम इसका यूज करते हैं, इसको बनाए किस दिन रात के लिए। ये था, इसमें इसमें धारा की दिशा क्या थी, इसमें धारा की दिशा ए से बी की तरफ थी। ठीक ना, ऊपर की तरफ। पहले अर्धचक्र की बात कर रहे थे, धारा ऊपर की तरफ थी और इधर सीढ़ी में क्या थी, नीचे की तरफ। अगर हम बात करें बी की दिशा क्या थी, तो बी की मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उधर थी। तो इस पर जो लगने वाला बल है कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। इस पर, इस वाले भुजा पर देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे, इस ए बी भुजा पर अंदर की ओर, इस पर कहाँ है, बाहर। तो अब बताइए कुंडली किधर घूमेगी, ऐसे घूम जाएगी, वामावर्त। देखिए इस पर अंदर की ओर, इस पर बाहर की ओर, अंदर बाहर। ये तुरंत बल युग्म क्या करेंगे, परिमाण में तो ये बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तुरंत इस कुंडली को घुमा के ऐसे कर देंगे। अब ई अपने साथ साथ जो वलय हैं इसको भी लेके घूम रहा है पी और क्यू, ये दोनों लेके घूम रहा है। अब क्या करेगा, अगला जब अर्ध चक्र होगा, हाइब्रोस B1 और B2 एकदम सेम रहेंगे, लेकिन P और Q की स्थिति चेंज होगी। जब ये इधर आएंगे, देखिए इस समय P किसके साथ है, B1 के साथ। इस समय
P किसके साथ है, B1 के साथ जुड़ा, और Q किसके साथ जुड़ा हुआ है, B2 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये अगला अर्ध चक्र होगा, ये इस स्थिति में आएगा 180 डिग्री में, ये हाई जोन ये किससे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर हम नाम ये लिख देते हैं ताकि अब दिक्कत ना हो। ये P था, ये कौन था, Q था। अब जैसे ही ये घूमेगा तो ये हो जाएगा आपका Q और ये हो जाएगा आपका P। चलिए देखिए मिलाते हैं, ऐसे था। अब P जो है किससे जुड़ा हुआ था, B1 से। तो अब जैसे ही ये हम इधर करेंगे तो P किससे जुड़ जाएगा, B2 से। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो अब अगले अर्ध चक्र के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, अगले अर्ध चक्र, अच्छा अगले अर्ध चक्र की अगर हम बात करें तो आपने स्ट्रक्चर में देखा ही, ये नॉर्थ और साउथ स्थाई है, ये चुंबक स्थाई रहेंगे, बस कुंडली केवल घूमेगी। तो इसमें ये कुंडली हो जाएगी आपकी, ये ब्रुश हो जाएंगे, ये बैटरी से आपके तार जुड़े हुए हैं। तो अब हाई जोन P और Q था, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, P। यहाँ पर आपका P था, यहाँ पर Q, यहाँ पर B1 था, यहाँ B2। अब Q हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ब्रुश आपके तो वही रहेंगे, B1 और B2। ठीक, अभी भी धारा वही से जाएगी। अब धारा किससे जा रही है, Q से होकर जाएगी। अब Q से जाएगी, हाई कुंडली भी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर D आ चुका है, यहाँ पर C आ चुका है, यहाँ पर B आ चुका है, और यहाँ पर कौन आ चुका है, A। ठीक है, अब A इस तरह हो जाएगा। अब इस पर, इसकी भुजा पर अलग बल लगेगा, इसकी भुजा पर अलग। इसमें धारा की दिशा क्या है, D से C की ओर। इसमें धारा की दिशा क्या है, D से C की ओर। और इधर क्या है, B से A की ओर। जबकि देखिए इसके विपरीत वाले में धारा की दिशा उल्टी है, देखिए इधर ऊपर की तरफ है, A से B की ओर, और इसमें क्या है, B से A की तरफ। इसमें क्या है, C से D की तरफ, इधर क्या है, D से C की तरफ। आप समझ पा रहे होंगे। आइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल लगाते हैं इस पे, इस भुजा पे और इस भुजा पे। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार सी डी भुजा का लेते हैं, सी डी भुजा का लेते हैं। सी डी भुजा पर, सी डी भुजा पर धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर। और बी की दिशा क्या है, बी की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी इधर की तरफ है बी की दिशा। इनके बीच कोण क्या डिग्री है, 90 डिग्री। फ्लेमिंग के बाएं हाथ इस पर बी रखेंगे, इसको धारा पे रखेंगे, धारा कहाँ है, ऊपर। और लगने वाला बल अंगूठा बताएगा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, एफ अंदर है। ठीक, अब हम लेते हैं बी सी पर, बी ए पर। ठीक, बी ए भुजा पर अगर हम देखें तो लगने वाला बल कहाँ है, धारा की दिशा नीचे, दाईं तरफ आपका बी है, 90 डिग्री का कोण है। बी हो गया, धारा नीचे हो गई, लगने वाला बल कहाँ है, बाहर है, एफ है बाहर की तरफ। अब देख लीजिए, ये बल एक बल अंदर की तरफ लग रहा है, एक बल कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। ये दोनों बल युग्म परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। तुरंत इस कुंडली को घुमा देंगे। जैसा कि आपने इस स्थिति में जब देखा, इस स्थिति में आप देख रहे थे तो इस पर अंदर की तरफ लग रहा था, इस पे बाहर की तरफ लग रहा था, कुंडली ऐसे घूमी। और जैसे ही आई, फिर इस कुंडली पर अंदर की तरफ लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो इस तरह से कुंडली ये वामावर्त घूमती रहती है। ठीक ना, तो ये इसके कार्य विधि थे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो विद्युत मोटर है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिजली के पंखे में कर सकते हैं, आटा चक्की में कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, अनेक उपकरणों में करते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत मोटर का। तो उम्मीद है आपको विद्युत मोटर के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। हाँ, बोर्ड में बहुत पूछता है विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर के बारे में बोलता है कि इसका सिद्धांत, संरचना और कार्य विधि सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप सबसे पहले किसे कहते हैं विद्युत मोटर, एक बार हम दोहरा देते हैं। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जो आपके घर पे चारा मशीन होती है, उसको घुमाने का काम कौन करती है, विद्युत मोटर। जैसे ही विद्युत को हम टिपते हैं तुरंत वो घूमने लगती है। तो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पे वो काम करती है। ठीक है, इसके बाद इसकी संरचना, इसकी संरचना हमने यहाँ पर देखा। संरचना में कितने मुख्य भाग होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं। स्थायी चुंबक होते हैं, आर्मेचर कुंडली होता है, 2 मतलब विभक्त वलय होते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है, विभक्त वलय होता है। और 2 ब्रुश होते हैं, इसके साथ बैटरी भी होती है, और कुंजी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार्य विधि पढ़े। कार्य विधि में क्या था कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ए बी और सी डी में धारा विपरीत होती है, जिसके कारण बल युग्म काम करते हैं, जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। और अगले अर्ध चक्र में वही विपरीत हो जाते हैं, जिसके कारण ये कुंडली
बार बार घूमती रहती है और इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं। पंखा चलाने में, आटा चक्की में, मशीन में, चारा डालने में, ठीक ना? इसका यूज कर लेते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत जनित्र बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है? यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं विभक्त वलय, वहां पर लेंगे सर्पी वलय के, स्लिप रिंग लेंगे। वहां पर कौन लेंगे? स्लिप रिंग। दोनों में अंतर यही है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग था, वहां पर कौन होगा? स्लिप रिंग होगा। विभक्त वलय, वहां पर जो होगा वो सर्पी वलय होगा, ठीक है? इसके साथ साथ यही संरचना उसमें भी रहेगी, सेम कार्य विधि भी वही सेम होगा। लेकिन ये किस सिद्धांत? विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करता है। अब विद्युत जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? उसको घुमाएंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, विद्युत उत्पन्न करता है। वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर विद्युत मोटर और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार विद्युत जनित्र। जनरेटर को आप चालू करने जाते हैं तो इसी हाथ से चालू करते हैं तो दाएं हाथ पे काम करेगा जनरेटर, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार विद्युत मोटर काम करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।